नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज़। आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे, देश में एक ऐसा कानून आया जिसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ और वह विरोध प्रदर्शन की प्रारंभ कहीं न कहीं पटना में से प्रारंभ हुई और बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय सड़क पर उतरे और विरोध किया। और मामला अब चल रहा मामला अब चल रहा देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में। और उस कानून का नाम है वक्फ कानून के बारे में बात करें, जो 2025 में पास हुआ है। मोदी सरकार की कैबिनेट में इसे मंजूरी दे दी गई है और जेपीसी की जो कमेटी थी इस कानून से पहले सभी प्रदेशों में आई और अल्पसंख्यक समुदाय और विभिन्न पार्टियों के जो नेता थे उनसे बात की आगे इसमें सुधार की क्या आवश्यकता है। उसी जेपीसी कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने गए हुए थे दरभंगा के भी निवासी हैं जो हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर इकबाल हसन साहब। उन्होंने क्या पक्ष रखा और उस कानून में क्या सुधार की आवश्यकता थी और क्या उस कानून से प्रभाव पड़ सकता है जो कानून अभी लाया गया है, और क्यों लोग सुप्रीम कोर्ट में इसके विरुद्ध गए, सड़क पर क्यों उतरे, आखिर ये कानून सरकार ने क्यों लाया, सरकार की क्या मंशा थी, इस सभी बातों को हम समझेंगे और आपको समझाएंगे। सबसे पहले स्वागत है इकबाल साहब, कैसे हैं? जी शुक्रिया। ये बताइए कि ये जो मोदी कैबिनेट, मोदी सरकार ने जो कानून लाया वक्फ कानून 2025 का लीजिए नया कानून है। वक्फ कानून तो बहुत पहले से 1995 से आई थिंक अप्रोच चल रहा है, तो उससे पहले से है। तो आखिर ये कानून लाने की आवश्यकता क्यों लाया गया, क्या लगता है? देखिए, वक्फ का कानून जो है सर जब से ये देश आज़ाद हुआ उसके बाद से ही इस कानून के ऊपर जो है वक्फ का कानून चल रहा था। बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने में भी वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी जो है कानून बना के इसका पावर जो है मुसलमान समुदाय के ऊपर दिया हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी, ठीक है। चूँकि अमित शाह जी ने जब ये कुछ बातें उठाई थी कि भाई कांग्रेस की सरकार ने और जल्दी जाते जाते जो है उन्होंने 2012 में और 13 में प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर दिया, ऐसा है। ये मामला ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने से चलता चला आया है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो जो दिल्ली की जो वो प्रॉपर्टीज़ थी जिसके ऊपर ये जो कह रहे कि ये कांग्रेस ने उठा के मुसलमानों को दे दिया, किसी ने मुसलमानों को नहीं दिया, किसी सरकार ने। ये मुसलमानों की ही वो प्रॉपर्टी थी जो मुस्लिम समुदाय को मुस्लिम लोगों ने ही जो है वो अपना दान किया हुआ था। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से ही उस प्रॉपर्टी पे जो है वो चल रहा था केस का। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी उस ज़माने में मुस्लिम समुदाय को ये हैंड ओवर किया था और रिकॉर्ड किया था। ये मुस्लिम लोगों ने मुस्लिम समुदायों को वक्फ किया, अपनी ज़मीन जायदाद पैसा जो भी चीज़ हो। तो ये कब से चला है वक्फ करने की सिलसिला, कब से? देखिए, वक्फ को पहले समझना होगा कि वक्फ है क्या। वक्फ अगर आप देखें, जैसे कि हमारे हिंदू कम्युनिटी के जो भाई लोग हैं वो दान वर्ड यूज़ करते हैं कि वो भगवान को दान चढ़ाते हैं। हमारे ईसाई भाई चैरिटी करते हैं। हमारे सरदार भाई लोग जो है वो जाके अपना सेवा देते हैं और भी जो चीज़ें अर्पित करते हैं गुरुद्वारा में। उसी तरह मुस्लिम समाज के अंदर लोग, ये हमारे कुरान शरीफ में है कि अगर आपको खुदा ने ये दिया है और आप खुदा के राह में अगर गरीबों को भला करना चाहते हैं तो आप वक्फ करें, यानी दान करें, ठीक है। तो लोग करते क्या है कि अपने लाइफ में कि भाई जब हमारा ये है कि हमारे पास अगर इतना और इतना कि हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो समाज को सेवा करने का एक तरीका ये भी है कि मैं उतना पैसा वो चैरिटी कर दूँ, मैं दान कर दूँ, मैं वक्फ कर दूँ। तो वो ज़मीन वक्फ कर दे, पैसा वक्फ कर दे, मकान वक्फ कर दे, मार्केट, वो चीज़ दैट इज इट। मुझे ये नहीं समझ में आता कब से ये वक्फ की सिलसिला चल रही है। जब से इस्लाम धर्म है भारत में आया तब से ही वक्फ हमारा जो है वो कुरान शरीफ में लफ्ज़ है कि आप अपनी ज़मीनों को और ये आपके पास जो भी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि मुझे ये अल्लाह के राह में मैं इसे दे दूँ, ठीक है। तो वो चीज़ जो आप दान अल्लाह के राह में कर रहे हैं कि उससे जो है उस समाज का बेहतरी हो, उसको वक्फ करें। अच्छा, ये वक्फ करने की सिलसिला हो, आप बता रहे हैं कि जब से इस्लाम धर्म भारत में तब से वक्फ का सिलसिला जी और भारत में शुरू हुआ। तो क्या जिस समय में इस्लाम धर्म भारत में उस समय में कोई वक्फ कैसे करते थे? मौखिक करते थे, लिखित करते थे, रजिस्ट्री होता था, क्या होता? देखिए, एक चीज़ जानिए, पहले के टाइम में जो भी वक्फ हुआ, कोई भी सरकार उस ज़माने में क्या आज जो इंडिया का जो हमारा जो बाउंड्री है, जो हमारा जो सीमा है,
क्या वो सीमा वैसा था? नहीं था। क्या हमारा कोई एक अपना सरकार थी? क्या कोई संविधान था? क्या कोई रजिस्ट्री ऑफिस होती थी? नहीं। तो उस जमाने में जो लोग वक्फ करते थे, हमारे बाप दादा भी जो जमींदार थे, कि कोई अगर उनकी अगर कोई लेबर काम कर रहा है तो जो उनको बसाना है, ठीक है, तो वो कहते थे ठीक है जाओ वहाँ, वो जो मेरा खेत है जाओ उसमें से 5 बीघा तुम रख लो, ठीक है, जाओ उसमें से वो जो 4 कट्ठे मकान बना लो, ये होता था, है ना? वो मौखिक होता बसाने के लिए। हाँ, बसाने के लिए गाँव का गाँव लोगों ने बसा दिया, ठीक है, जमींदार फैमिली लोग बसाया करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से तो वो उस जमाने में मौखिक ज्यादा होता था, मौखिक ज्यादा होता था। राजा महाराजा जो है क्या तो जो 50 गाँव तुम्हारा हो गया, इस तरीके से जो जमींदार लोगों को दूसरों को दे दिया करते थे। तो ऑन द पेपर बहुत कम होता था, लोग जो कहते थे और उसको वो हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज इंडिया में ऐसे हैं जिनका कि आप चाहेंगे कि ऑन पेपर उनका वो दिखे, वो आपको नहीं दिखेगा। ये जो ऑन पेपर वाली बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं मुस्लिम समुदाय की, जो ऑन पेपर नहीं है, मौखिक है, तो क्या ये केवल मुस्लिम समुदाय में ही नहीं, सब जगह सभी समुदाय, सभी धर्मों में? बिल्कुल। अगर आप चले जाए पंजाब के अंदर, चूंकि हमारे सरदार कम्युनिटीज़ जो है बहुत कम है, लेकिन उनके जो आप अगर देखेंगे बहुत सारी जगह पे गुरुद्वारा है और बहुत सारी जगह पे ये है, तो आपको क्या लगता है कि उतने पुराने जो गुरुद्वारा होंगे, क्योंकि वो धर्म थोड़ा नया है, ठीक है, तो फिर भी, लेकिन क्या आपको लगता है कि सब चीज़ का डॉक्यूमेंट उनके पास होगा? चर्च, क्योंकि जो ये क्रिश्चियन धर्म जो हमारा है, ये इस्लाम धर्म से भी पुराना है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इनके जहाँ जहाँ चर्च है, पुराने चर्चेज है, क्या उन सब चर्चों जो ये माने कि 1000-2000 साल पुराने, 3000 साल पुराने होंगे, क्या उनके पेपर्स जो है उनके पास? अच्छा, ये जब बात चली हो गई, तो ये कानून आने से क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले बात ये समझिए सरकार को इस कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये कानून को लाने का मकसद क्या है? देखिए, ये लड़ाई शुरू हुई, सरकार को जो प्रॉब्लम आई, ये कहते हैं कि मुस्लिम समाज का जो है वो बंदर बाट हो रहा है, इसका सरकार अपनी प्रॉपर्टी तो बचा नहीं पा रही है। कैसे? अभी अयोध्या के अंदर डिफेंस की जो ज़मीनें थी, जो हज़ारों करोड़ आज के रेट उसका है, उसको आपने कौड़ी के दाम में अडानी को दे दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑन रिकॉर्ड है, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए। आपकी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो थी, जो डिफेंस की जो ज़मीन सब थी, आज अडानी के पास क्या कर रही है? तो सरकार अपनी ज़मीनें तो बचा नहीं रही, ठीक है, वो अपनी ज़मीनें तो वो अडानी को, अंबानी को दे रही है, कौड़ी के दाम पे बेच रही है, ठीक है, और वो चलिए हमारे उसको करने के लिए, ठीक है। हमारे यहाँ तो जो वक्फ का जो प्रॉपर्टी है और ये है, वो तो वैसे बचा हुआ। इस कानून को लाने का क्या उद्देश्य? उद्देश्य ये था कि इनके जो एक सबसे खास मित्र हैं मुकेश अंबानी साहब, मुकेश अंबानी साहब का जो घर है एंटीलियो, कहाँ है? जो मुंबई में है, अच्छा, हाँ। जो 4500 करोड़ का है, ये ऑन द रिकॉर्ड है कि ये मकान जो है वो 4500 करोड़ का है। वो जिस 4500 करोड़ का जो मकान उन्होंने जिस जमीन पे बनाया है, जिस प्लॉट पे बनाया है, वो प्लॉट एक्चुअली वक्फ का है। ये चीज का जब मामला ये वक्फ ने दावा कर दिया होगा, वक्फ ने दावा किया कि भाई ये हमारी ज़मीन को ये हेरा फेरी करके और सरकार का इस्तेमाल करके इस ज़मीन को इन्होंने ले लिया है। वक्फ चली गई ट्रिब्यूनल में, ट्रिब्यूनल से उनको ये उस ज़मीन का इनके फेवर में आ गया, मतलब ट्रिब्यूनल ने वक्फ के फेवर में फैसला दिया वक्फ की ज़मीन बिल्कुल, जैसे मुकेश अंबानी जी का घर जी, और वो चैलेंज हो गया वहाँ हाई कोर्ट में। अब ट्रिब्यूनल के फैसले को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में ये लोग गए, हाई कोर्ट जो मुंबई हाई कोर्ट है उसने भी इस चीज़ का जो फैसला है, देखिए ये मामला है टाइटल सूट, जमीन का मामला वो टाइटल सूट में आता है, और वहाँ पे ये हुआ कि ये सारे पेपर से ये साबित हो रहा है कि वो जमीन वक्फ का है, सारे रिकॉर्ड से वो साबित हो रहा है कि वो वक्फ का है। अब गवर्नमेंट की हालत ये है कि अगर हाई कोर्ट वो ऑर्डर दे देती है तो मुकेश अंबानी को 4500 करोड़ का अपना मकान तोड़ के हटाना पड़ेगा, और नहीं तो आज के रेट के हिसाब से वो हजारों करोड़ का उनको जो है वो मुआवजा देना पड़ेगा वक्फ को। इस चीज से बचने के लिए सरकार ने ये किया कि भैया अब क्या किया जाए, तो चलो एक काम करो, इस प्रॉपर्टी को तो बचाओ, उसके साथ साथ और प्रॉपर्टीज को भी जिनके लिए वक्फ की जमीन का कागज खोजो, हाँ ठीक है, कागज खोजो अभियान शुरू हुआ। हाँ, तो इन्होंने एक्चुअली
ये है क्या कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाला जो मामला है, ठीक है, तो ये निशाना एक्चुअली इनका ये था कि हमें मुकेश अंबानी को उसको बचाना है, तो उसको लड़ाई को जो है क्या करो, पूरा ऑल इंडिया फैला दो और इनकी और भी ज़मीनों को कब्जा करो, तो ये चीज़ है। अच्छा, ये वक्फ जो नया कानून आया है जी, आप जेपीसी के पास गए थे जी, जेपीसी को क्या क्या राय दी है? देखिए जेपीसी का जो मैं गया था, वो जेपीसी के 18 एमपीज उस टाइम पे कॉन्फ्रेंस हॉल में पटना के ताज होटल जो 5 स्टार होटल है उस कॉन्फ्रेंस हॉल में थे, और सदीन ओवैसी भी थे, जेपीसी के जो चेयरमैन जगदीपिका पाल जी हैं वो भी थे, बीजेपी की भी एमपीज थी, अभिषेक बनर्जी जी भी थे, टीएमसी सारे लोग थे, और हम लोग भी अलग अलग तंजीमों के लोग, और दरभंगा से मुझे बुलाया गया था तो मैं भी वहाँ पे था। तो वहाँ पे जो बातें चली, जो पॉइंट्स हैं, जो 40-42 पॉइंट्स हैं जो अमेंडमेंट बिल पे, उस पर जो ऑब्जेक्शन था स्ट्रांगली अपोज किया। क्या 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 बिंदु बार बताइए क्या क्या objection? देखिए सबसे पहला चीज ये है, उनका ये है कि भैया हमारा संविधान, देश संविधान से चलेगा, है ना, तो देश जब संविधान से चलेगा तो हमारा जो आर्टिकल 25 और 26 हमें ये इस बात का स्वतंत्रता देता है, फ्रीडम देता है कि मैं अपने रिलीजन को आराम से फ्रीली जो है उसको मैं मानूं, प्रचार प्रसार करूं और उसको मैं फॉलो करूं, ठीक है। आप ये कहते हैं कि नहीं, आपका जो धर्म है उसके अंदर भाई मुस्लिम समाज उसका कोई चीज़ अगर है तो मुस्लिम समाज उसको संभालेगा। आप कहते हैं कि नहीं, उसमें हम हिंदू धर्म के लोगों को भी घुसाएंगे उस ट्रस्ट उस कमेटी में। भाई अगर यहाँ हमारा श्यामा माई मंदिर है और दूसरी मंदिर है, आप बता दीजिए कि कहाँ एक भी मुसलमान को आपने पूरे इंडिया में कहाँ पर ट्रस्ट में डाला हुआ है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इनका कानून आप पढ़े जाके। हिंदू ट्रस्ट जो है उसके अंदर ये है कि जैसे श्यामा माई मंदिर है, इसका अध्यक्ष जब भी होगा वो डीएम होगा, जिला का जो भी डीएम होगा वो उस ट्रस्ट का अध्यक्ष होगा, ठीक है, जैसे श्यामा माई मंदिर का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। लेकिन अगर उसी बीच में आपके जिला में कोई ऐसा डीएम आ गया जो हिंदू नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा डीएम आ गया जो हिंदू नहीं है, मानेंगे कोई मुसलमान आ गया, तो वो वहां का अध्यक्ष नहीं होगा। मतलब कि अध्यक्ष जाति के अनुसार होना, जी, धर्म के अनुसार। अब डीएम का कुर्सी नहीं देखा जा रहा है, अब डीएम के धर्म को देखा जा रहा है कि डीएम अगर हिंदू नहीं है तो फिर डीएम वहां का अध्यक्ष नहीं होगा, फिर उसके नीचे जो एडीएम या एसडीएम जो होंगे या एडीएम होंगे वो वहाँ के जो है जो हिंदू होगा वो वहाँ का अध्यक्ष होगा। कंपल्सरी टू बी अ चेयरमैन ऑफ एनी टेंपल, इट कंपल्सरी टू बी अ हिंदू। यस, कि आप जब इस चीज को कह रहे हैं कि भैया तो हम भी उस चीज को मान लेंगे, ठीक है, आपका धर्म है, आप कीजिए, जी आपका धर्म है, और अगर आपको संविधान ने वो हक दिया है आप कीजिए, तो आप कीजिए, तो आप डीएम को साइड कर रहे हैं जबकि सरकार का एक पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं। डीएम का सरकार का प्रतिनिधित्व जी करने वाला, हाँ, तो आप उनको साइड कर रहे हैं उनके धर्म की वजह से, तो हम उस पर भी ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप ही अपने इश्यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं, डीएम अगर हिंदू नहीं है तो उसको वहाँ पे वो ट्रस्ट का अध्यक्ष नहीं बनेगा, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय का जो वक्फ का जो कमेटी बनेगा उसके अंदर 2 हम हिंदू को रखेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5 हाँ, जो भी हो, लेकिन कम से कम 2 हिंदू हम रखेंगे, मिनिमम मेंबर्स 2 रहना है। इसकी क्या मतलब है और क्या है? ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा चीज इनका ये कहना है, अभी तक जो भी मामला वक्फ का था, मुझे एक चीज नहीं समझ में आता, आप दान करके अगर धर्मशाला खोले तो अच्छा, हम वक्फ करके अगर मुसाफिर खाना खोले तो गलत, है ना, आप दान करके आश्रम खोले तो अच्छा, हम वक्फ करके मदरसा खोले तो गलत, है ना, आप दान करके अगर मठ खोले तो अच्छा, ठीक है, हमारे अगर यहाँ पे वक्फ करके अगर ईदगाह खोले तो गलत। ये कैसा सोच है? कहीं से अगर ये आपको लगे तो आपको पेपर मांगा गया है ना कि दान करके खोलिए, पेपर देखें। नहीं, पेपर एक चीज जान लीजिए, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जिस इस देश के अंदर बहुत सारे जो पुराने मंदिर हैं, ठीक है, क्या उस मंदिर के लिए कोई भी सरकार अब अगर जाके कहती है सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई में इतनी बड़ी मंदिर है, एकदम ये है, उसका क्या पेपर मांगना आज के लिए सही होगा? क्या ये बात सही है कि भारत में सबसे अधिक संपत्ति वक्फ के पास है? देखिए ये सरासर झूठ है, ये सरासर झूठ है।
मैं अभी बहुत सारे चीज़ों को मैं पढ़ रहा था, बहुत सारे बाबा लोग ऐसे हैं, ठीक है, जिनके पास ये वक्फ से ज्यादा प्रॉपर्टी है। सिंगल एक बाबा के पास जी, सिंगल आपके एक बाबा के पास आपके वक्फ से ज्यादा प्रॉपर्टी है, वक्फ से ज्यादा वैल्यूएबल जमीन सब है, ठीक है। ये मैं अगर आपको कह रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर आप इस चीज़ को, अगर मैं कह रहा हूँ, आप इसको करके रखिए। आपके जो ये बालाकृष्णन है, जो रामदेव जी की है जी, पतंजलि के, उनके पास जो वैल्यू है उनकी प्रॉपर्टीज का, वो वक्फ से ज्यादा है। श्री श्री रविशंकर जी का उठा के देखिए, उनका जो प्रॉपर्टीज है, बाबा आशाराम हो गए, राम रहीम हो गए, ये सब बात इस सूची में आते। चलिए बताइए कि वक्फ की ये हो गया, अब सरकार बोल रही है कि वक्फ कानून नया आने से मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जबकि बीजेपी के एक नेता है, बिहार से ही आते हैं, और शहनवाज हुसैन, उन्होंने कहा कि जो स्ट्रक्चर अभी तक है उसमें बदलाव नहीं होगी, नई स्ट्रक्चर डेवलप। आजकल कौन पार्टी में? बीजेपी में। बीजेपी में है? बीजेपी में कहाँ है बोल? अच्छा अच्छा अच्छा, पता ही नहीं चलता। प्रवक्ता है? प्रवक्ता है। हाँ, तो प्रवक्ता ही रह जाएंगे तो बेचारे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास तो देख लीजिए, शहनवाज साहब का कितना विकास हो रहा है, कहाँ मुख्तार अब्बास नकवी साहब, कहाँ शहनवाज हुसैन साहब, कहाँ है बाकी जो ये लोग नेता लोग थे, साबिर साहब गए थे, कहाँ है लोग, तो खैर विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, विरोध का वजह तो मैंने बता दिया कि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज का जो भी ये कमेटी बनेगा उसमें हिंदू समाज के आदमी को रखना होगा। और क्या? दूसरा आप आ रही है कि अभी तक जो भी ये जो माने कि डिस्प्यूट अगर होता था, ट्रिब्यूनल सुनती थी, तो ये ट्रिब्यूनल सुनती थी, और जो सर्वे कमिश्नर होते थे वो इसका देखा करते थे। अब इनका ये कहना है कि नहीं, डीएम साहब, अब हर जिला का डीएम जो है उसके पास पावर होगा, वो कहेगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं। मतलब हायर अथॉरिटी डीएम होगा, वो डिसाइड करेगा जमीन वक्फ की होगी। डीएम के पास ऑलरेडी इतने काम है जिला के, और वक्फ की जो प्रॉपर्टी हर जिला के अंदर अच्छी खासी है। तो आप मुझे एक बात ये बताइए कि डीएम साहब को जो अगर आप ये ऑथराइज कर दे रहे हैं, बहुत बार कोई ऑफिसर, मैं इस पर उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन कभी कभी ये भी देखा गया कि कुछ ऑफिसर बायस्ड हो जाते हैं, ठीक है, एक तरफा देखने लगते हैं या सुनने लगते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वहाँ से जो है ये मामले का समाधान होगा? नहीं, डीएम साहब या ट्रिब्यूनल में तो जात पात नहीं है, ट्रिब्यूनल का मामला ही खत्म कर दिया ना। अगर ट्रिब्यूनल भी पहले था, उसमें तो कोई धर्म विशेष नहीं रहते थे। वहाँ पे ट्रिब्यूनल में ये था कि अगर सामने से कोई बंदा बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव देखिए, ट्रिब्यूनल के अंदर आपको रिटायर्ड जज को तो रखना ही है, रिटायर्ड जज, जो लॉ से जुड़े हुए लोग हैं उनको तो वहाँ पे रखना ही है, ठीक है। और वहाँ पे जो एक कोर्ट चलता है तो उसी को स्पेशल कोर्ट ही तो ट्रिब्यूनल। एक हिंदू भाई अक्सर सवाल उठाते हैं कि पहले था कि ट्रिब्यूनल में चला गया मामला, ट्रिब्यूनल ने जो पहले फैसला दे दिया वो अंतिम फैसला हुआ करता था। तो क्या ये बात सत्य है कि ट्रिब्यूनल हाईकोर्ट जाना ही है? तो अभी इनका मामला, मुकेश अंबानी का मामला मुंबई हाईकोर्ट में कैसे चल रहा है? ट्रिब्यूनल ने तो फैसला दे दिया कि हाँ वो जमीन जो है वो वक्फ का है। क्या मुकेश अंबानी ने 4,500 करोड़ का जो मकान बनाया हुआ है वो वक्फ की जमीन है, तो ट्रिब्यूनल ने तो ऑर्डर कर दिया सारा पेपर देखने के बाद। अच्छा, जो अभी जो जमीनें हैं वक्फ की, अगर ये कानून में मुझे आप ये बताइए कि कोई भी टाइटल सूट अभी जो चल रहा है किसी का भी, एक जनरल लोगों का, उसका फैसला कोर्ट से लंबी समय लगती है, कोर्ट के पास ऐसे बहुत सारे लोड है। हाँ, तो कितना साल लग जाता होगा ऑन एवरेज? 10-12 साल कम से कम लगता है ना, या उससे ऊपर भी जा रहा है? 10-12 साल कम से कम लगता है। अभी आपको इनका जो नया इन्होंने वक्फ का जो कानून बनाया है उसमें ये दिया है कि अगर कोई आपकी ज़मीन को कब्जा किया हुआ है और अगर आपको छोड़ाना है, आपके पास सिर्फ 12 साल का समय है। 12 साल के अंदर उस ज़मीन को आप अपने ये मेरा ज़मीन है साबित कर लीजिए, ठीक है, चाहे वो डीएम से या फिर उसको फिर हाई कोर्ट में चैलेंज हो या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो, करते हुए ओनली 12 ईयर्स, 12 साल में अगर आपने साबित नहीं किया, जो जमीन पर दखल कब्जा उनका हो जाएगा। अच्छा, ये जो अभी आप लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट से जो अंतरिम फैसला आया है, इस फैसले से कितना संतुष्ट है, क्या लग रहा है? देखिए, एक्चुअली अभी है क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि जो ये 2 मेंबर्स का जो मामला है, या और भी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ जो उसमें एक चीज़ पे जो हम मिस कर रहे हैं, ठीक है, वक्फ बाय प्रैक्टिस। वक्फ बाय प्रैक्टिस,
बाय कितने तरह के वक्फ होते हैं? देखिए, ये वक्फ बाय प्रैक्टिस एक अलग चीज़ है। क्या है? वक्फ बाय प्रैक्टिस का मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन कहा है, वक्फ बाय प्रैक्टिस ये है कि आप यहाँ आते हैं तो रास्ते में आपको लहरिया साहब जामा मस्जिद है, हर धर्म का आदमी वो देख रहा है कि पिछले कई सालों से वहाँ पे लोग नमाज पढ़ रहे हैं और वो मस्जिद है, ठीक है। दरभंगा टावर पे जहाँ मस्जिद है वहाँ नमाज है, बहुत सारी जगह जहाँ नमाज पढ़ी जा रही है, ईदगाह है, मस्जिद है, ये है, कब्रिस्तान है, जो लोग देख रहे हैं। वक्फ बाय प्रैक्टिस को वो सीधा नेगलेक्ट कर रहे हैं, सरकार नेगलेक्ट। हाँ, सरकार का ये नया कानून कहता है कि हम उसको नहीं मानते, कागज देना ही पड़ेगा कि ये मस्जिद अब टावर पे, ये लहरिया साहब में जो जामा मस्जिद है, ये कितने साल से आप नमाज पढ़ रहे हैं इस मस्जिद में, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अगर इसका पेपर आप दिखाइएगा तब ये मस्जिद है, ये सरकारी संपत्ति हो जाएगी, और नहीं तो फिर ये सरकारी जमीन है। हाँ, हम यहाँ पे सारा जो है मॉल, क्या सुप्रीम कोर्ट ये माना कि वक्फ बाय प्रैक्टिस जो रहेगा वो लीगल है? बिल्कुल, उसने अभी उन्होंने सीधा स्टे लगा दिया है कि आपने जो 2 मेंबर जो ये किया है, तो आर्टिकल 25 जो हमारे संविधान का आर्टिकल 25 और 26 का साफ उल्लंघन है। आप दूसरे के रिलीजन में दूसरे रिलीजन के आदमी को नहीं घुसा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि आप फलाना मंदिर जी, उन्होंने कहा, इसी चीज को उन्होंने कहा, आप लागू करेंगे? आप ट्रस्ट के अंदर मुसलमानों को घुसाने का जो आप घुसाएंगे, चार नेता बोल नहीं पाए कुछ, जो सोलिसिटर जनरल है, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, ठीक है, कि उन्होंने पूछ दिया ना कि आपने क्या ट्रस्ट के अंदर किसी भी हिंदू ये मंदिर के ट्रस्ट में क्या वहाँ मुसलमानों को आप मेंबर बनाएंगे? आप लिख एफिडेविट दीजिए। तो क्या लग रहा है इस सब जो आया फैसला, अंतरिम फैसला, या अंतिम फैसला नहीं अंतरिम फैसला, देखिए, इस फैसले से क्या लग रहा है कि कोर्ट का फैसला किधर जाने वाला है? देखिए, अगर संविधान को रख के फैसला लिया जाएगा तो इस कानून को जो है खारिज किया जाएगा, ठीक है, चूँकि खुल्लम खुल्ला ये जो है आपके संविधान का जो है वो इसका वायलेशन करता है, ठीक है। और अगर किसी प्रेशर में या जिस वजह से भी अगर इन्फ्लुएंस किया जाएगा, तो जैसे जेपीसी ने कान में रुई डाल के बस अपना खाना पूर्ति किया कि हम इतने स्टेट में गए और इतने लोगों से मिले और इतने लोगों का व्यूज़ लिया, तो व्यूज़ में ये भी तो बताते हैं कि कितने लोगों ने विरोध किया और कितने लोगों ने सपोर्ट किया। आपने कहा तो ये था, क्लियर था मीटिंग में स्टेक होल्डर्स, ठीक है, कि हम स्टेक होल्डर्स सबसे जो है वो मीटिंग करेंगे। वक्फ की ज़मीन में स्टेक होल्डर्स कौन है? मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है। मुझे आप ये बता दें कि अगर आप जो ये जेपीसी की जो कमेटी जो पूरे इंडिया में घूमी, जितने भी स्टेट्स में और जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के जो अलग अलग तंजीम के लोगों से मिली, अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर वो 2000 मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से मिले और तंजीम से मिले, मुझे ये दिखा दे कि कम से कम उस 2000 में 10% भी जो है वो इस बिल के फेवर में रहा हो। एक कपिल सिब्बल का एक स्टेटमेंट याद आ रहा था राज्यसभा में, उन्होंने कहा कि सरकार ने गाइडलाइन लाया है कि वक्फ वही कर सकता है जो मुस्लिम समुदाय हो, कम से कम वो 5 साल पहले मुस्लिम हो। तो ये क्या है? हाँ, मैं बताता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि अगर कोई अपना रिलीजन चेंज करता है, मान लें हिंदू से मुस्लिम बन गया, हिंदू से मुस्लिम बन गया, तो सरकार का ये कहना है कि वो अगले 5 साल तक वो प्रॉपर्टी को अपने वक्फ नहीं कर सकता। अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज़, अब इस नए कानून के तहत वो तो छोड़ दीजिए, कोई दूसरा भी अगर वक्फ करना चाहेगा तो पहले सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों वक्फ कर रहा है, कितने साल से मुस्लिम, हाँ कितने साल से मुस्लिम, नमाज पढ़ते हैं, हाँ, और वो अगर सरकार संतुष्ट होगी तभी उसको वक्फ करने देगा। मतलब प्रॉपर्टी मेरी, हाँ, संतुष्ट सरकार को होना। अब एक चीज़ बताइए, कोई आदमी अगर अपना मकान बेच के जाके जुआ खेल ले, पैसे उड़ा दे, उसमें रोक नहीं है, तो क्या सरकार रोकती है? सरकार उसमें नहीं रोकती है। लेकिन अगर वो अपने इसके लिए कि भैया अपनी इच्छा से कि मुझे भैया संतुष्टि मिलेगी कि मैं गरीबों का मदद करूँगा और ये करूँगा, उसके लिए अगर वो दान कर रहा है भगवान ईश्वर के राह में, अल्लाह के राह में, सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, तो सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा और सरकार को आपको पहले वो करना पड़ेगा, सेटिस्फाइड करना पड़ेगा कि नहीं ठीक है ऐसे सरकार से परमिशन एनओसी लेना पड़ेगा कि आप वक्त कर सकते, मतलब ये कुर्सी मेरी है, लेना आपको, तो सरकार से पहले पूछना पड़ेगा भैया मैं दे सकता हूँ फलाना साहब को कि नहीं।
पर्सनल उसने अपनी ज़िंदगी में कमाया, उसने मेहनत से कमाया, उसने अपने मेहनत से वो सब चीज़ों को जोड़ा। अगर उसको वो बेच के और साला वो कहीं दाएं बाएं उल्टे सीधे काम में बर्बाद कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। जब विजय माल्या देश से भाग जाता है, सरकार उसको नहीं पकड़ पाती है, संपत्ति को जब्त नहीं किया जाता, लेकिन अगर कोई दान करना चाहे, वक्फ करना चाहे, दान तो कर सकते हैं, वक्फ नहीं कर सकते हैं। तो अब वो वही है ना कि हिंदी में दान कर सकते हैं, हाँ। लेकिन उर्दू में आप वक्फ नहीं कर सकते, अरबी में वक्फ नहीं कर सकते। उर्दू से दिक्कत, हाँ, बस वही है, उर्दू से दिक्कत है। कुल मिला के बात यही है, उर्दू से दिक्कत है। ठीक है ना? जब जो बीजेपी जेडीयू के लोग, नीतीश कुमार बोलते हैं हम सेकुलर हैं, समाजवादी रहे हैं, हम हर धर्मों का सम्मान करते हैं, हम मुसलमानों के लिए बहुत काम किए हैं, जब से यहाँ कब्रिस्तान को घेर दिए, शमशान को घेर दिए, ईदगाह बना दिए, ये बना दिए, मुसलमान से मदरसा को खुलवा दिए, ये करवा दिए, तो ये जो शांत क्यों है? बीजेपी के मुस्लिम नेता चुप क्यों है? जेडीयू के नेता चुप क्यों है? देखिए एक चीज़ आ रही है, ये चुप इसलिए है कि इनको समाज का प्रेशर है और डर है। ये जान रहे हैं कि सरकार ने जिस मुद्दे पे हाथ डाला है, ये मुद्दा कहीं ना कहीं हमारे समाज के जो लोग हैं वो एक एक लोग प्रभावित हैं। इस कानून के बनने के बाद हिंदुस्तान के अंदर, हमारे देश के अंदर जितने भी मस्जिद हैं, जितने भी कब्रिस्तान हैं, जितने भी ईदगाह हैं, जितने भी मदरसे हैं, जितने भी आपको मज़ार और ये हैं, वो सारे खतरे में हैं। ठीक है, तो मुस्लिम नेता कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं कि जो जेडीयू बीजेपी में? देखिए जो जेडीयू बीजेपी में है उनको कुर्सी चाहिए, उनको कुर्सी चाहिए। क्या बोलो, मुस्लिम नहीं है, आप ही तो मुस्लिम हैं। देखिए एक चीज़ आ रही है, अब ये तो उनका ज़मीर जिस दिन जाग जाए उस दिन देखिए फिर वो क्या ही करते हैं। अभी तक तो पता नहीं उनका ज़मीर क्यों सोया हुआ है, ये बात का जवाब तो वो देंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आपको जरूर बताता हूँ, आज जम्मा खान का हालत देख लीजिए, वो अपने विधानसभा में उनको भागना पड़ गया। ठीक है, जबकि जमा खान वो दूसरी पार्टी से जीते हुए। जी, वो बसपा से जीत के जदयू में आए थे और वो अपने उससे जो आज क्या हालत हुआ है उनका, आज उनको विधानसभा में उनको वहाँ पे उनके समाज के लोग दौड़ा के जो है वो ये कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। यही हालत हर वो जो एनडीए के अंदर जो पार्टी के जो मुस्लिम जो नुमाइंदे वहाँ बैठे हैं उनको अपने अपने क्षेत्रों में सामने। आप लोग दरभंगा में एक प्रोटेस्ट निकाले थे 12 अप्रैल को, मुझे याद है, मैंने था, लेकिन आप लोग उस प्रोटेस्ट के माध्यम से क्या दिखाना चाहिए, क्या थी वो प्रोटेस्ट? देखिए एक्चुअली ये हमारा शांतिपूर्वक मार्च था, काला पट्टा लगा के हमने सरकार को ये किया था कि ये कानून हमें सरासर नापसंद है, मंजूर नहीं है और सरकार को ये कानून वापस लेना होगा। मेमोरेंडम वगैरह डीएम को सब बिल्कुल मेमोरेंडम डीएम के थ्रू जो है राष्ट्रपति को भेजा गया है। ठीक है, और राष्ट्रपति को ये बताया गया है कि भैया इस देश की जो आवाम है, यहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनके ख़ानदान में, जिनके बाप दादाओं ने इस देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए। अच्छा, एक चीज़, मोदी जी के जो पार्टी के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद, वो बोलते हैं कि मुसलमानों के हित के लिए ये कानून लाए हैं। तो ये हमें समझना होनी जा रही, ये कैसा हित है? लोकसभा में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं और अल्पसंख्यक मंत्री आपको मुस्लिम नहीं। देखिए आप एक चीज़ गौर कीजिए, उसके बाद मुसलमानों की सोच रहे हैं, मुसलमानों का ये सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। आप पिछले 10 साल में उठा के देख लीजिए, माइनॉरिटी का जितना स्कॉलरशिप प्रोग्राम था सबको इन्होंने जो है धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया। ठीक है, फंडिंग देना बंद कर दिया। मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। जेएनयू का भी बंद, जेएनयू का कहीं नहीं, अगर आप जेएनयू का तो है वो यूनिवर्सिटी का, वो तो अपना एक अलग ही उसको इन्होंने नाम दे दिया है, जिससे लगा कि वो आतंकवादी अड्डा है। उन बच्चों को पढ़ने के वाले बच्चे हैं, वो वहाँ जाके रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ से भाई एक इसलिए वही सरकार फिर उसे नंबर 1 कहती भी है, कहीं भी रहती है। आप सच्चाई से देखिए, आँख बंद करने से रात नहीं हो जाती। ठीक है ना, आपके लिए अंधेरा हो गया, लेकिन दुनिया अगर ये जान रही कि सुबह का उजाला है और सूरज निकला हुआ है और आप आँख बंद कर ले कहें कि ये रात है, तो रात नहीं होगी। आप ये बताइए, आप ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, आज भी विरोध हो रहा है कई जगह पर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ तब से विरोध प्रोटेस्ट बुलाया गया, हो रहा है। तो अब क्या लगता है ये आंदोलन कितना बड़ा होगा? ये आंदोलन बनेगा, ये आंदोलन बनेगा, क्या बनेगा? ये आंदोलन का शुरुआत हुआ है। सरकार अगर ये कानून वापस नहीं लेगी तो सरकार अगर चाहे तो हमारे सीने पे गोली मार दे, लेकिन हम अपने जो हमारा जो ये प्रॉपर्टीज़ है, हमारी जो मस्जिदें हैं,
हमारे जो मदरसे हैं, हमारे जो ईदगाह है, इनका हम 1 इंच भी ये सरकार का उसके अंदर हम लोग जो है ये नहीं कि वो वहाँ एंट्री करे, और सरकार को इस कानून को वापस लेना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप लोग क्या लग रहा है, पक्ष में आने वाला है? देखिए, जो अभी तक का ये है उसमें हम लोग को सुप्रीम कोर्ट पे पूरा यकीन है, ठीक है, कि आप सुप्रीम कोर्ट एक एक चीज़ को समझ रही है। इस बिल पे क्या लगा? मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आता कि सरकार कहती है कि लोकसभा और राज्यसभा में पूरा बहस कर दिया उसने, ठीक है, और वो वहाँ पे ज़बरदस्ती ये बताने की कोशिश की कि एकदम इसमें ये फ़ायदा और ये फ़ायदा और ये फ़ायदा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब उनका जब अटॉर्नी जनरल खड़े हो रहे हैं तो उनको टाइम चाहिए 1 हफ्ते का। 4 महीने तक सब जवाब नहीं था। हाँ, उनको वहाँ देने के लिए जवाब नहीं है, ठीक है। जो सरकार पूरा जवाब लेके अगर अपने आप को वहाँ खड़े हुए कह रही है कि हमारे पास हर चीज़ का जवाब है, तो वो जवाब वहाँ पे पार्लियामेंट से और तुषार मेहता तक पहुँचने के लिए 1 हफ्ता लगेगा। तो इनकी हालत आप समझ लीजिए। अच्छा, अभी इस समय की बात करें, आप लोग हमेशा ओवैसी साहब को बीजेपी की भी टीम करते हैं, अभी के समय में क्या ओवैसी साहब? देखिए, ओवैसी साहब को जो बी टीम और ए टीम का यहाँ पे मामला नहीं है। अभी कौन टीम में है? देखिए, अभी वो अपोज तो कर रहे हैं और वो लीड कर रहे हैं इस चीज़ को। बिल्कुल, जो आप एक चीज़ देख लीजिए कि जितने भी वो नेता जो भारत के संविधान को मानते हैं और देश को भारत के संविधान के हिसाब से चलाना चाहते हैं, वो सारे लोग इस बिल के, इस कानून के खिलाफ खड़े। आप प्रशांत किशोर की पार्टी में, जन स्वराज में, प्रशांत किशोर का क्या स्थिति है? प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि आप जो है, सीधी सी बात है कि आप मुसलमानों के हक में आप क्यों घुस रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे दूसरे रिलीजन के लोगों को घुसाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये संविधान का आप धज्जी उड़ा रहे हैं। उन्होंने भी इसका विरोध किया है, और पटना में जब हमारे शरिया ने और मुस्लिम इस पर जो वो किया था, तो उसमें प्रशांत किशोर अपनी पूरी टीम के साथ वो आए थे। देखिए, पूरी जो खबरें थी हमने आपको समझाने का और खुद समझने का प्रयास किया क्या कि जो वक्फ कानून नया आया, इस कानून में क्या क्या कमियां हैं, लोग आखिर सड़क पर विरोध क्यों कर रहे हैं, आखिर दर्जनों ऐसी याचिकाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंची, और उस याचिकाओं का जवाब देने के लिए जो सरकार की ओर से तुषार मेहता खड़े हुए, उनके पास उन सवालों का जवाब नहीं था जो सवाल कपिल सिब्बल की ओर से पूछा जा रहा था, और कई वकील और थे उनकी ओर से। इस सारी सवालों का जवाब देने के लिए जो सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल का उन्होंने 1 सप्ताह का समय मांगा, और तत्काल जो अंतरिम आदेश आया है वो यही है कि जो जिन बिंदुओं पर आपत्ति थी याचिकाकर्ता को, उन बिंदुओं पर तत्काल रोक लगा दिया गया, और जो वक्फ बोर्ड में नियुक्ति होती है उस नियुक्ति पर भी रोक लगा दी गई। फिलहाल क्या कुछ इसमें अपडेट्स आएगी, क्या कुछ फैसला आएगा, ये अभी सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है। CJI का भी कड़ा रुख देखने को मिला। CJI का जब कड़ा रुख आया संविधान की रक्षा के हित में, तब बीजेपी के नेताओं का भी कड़ा बयान सामने आया, जो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था CJI पर हमला कर रहे हैं। अब इस बयान पर भी कई प्रकार के विवाद खड़े हो चुके हैं, लेकिन आखिर हम आपको समझाएंगे कि वो नेता जो बीजेपी में या JDU पार्टी में हैं या इंडिया गठबंधन में है, आखिर वो खामोश क्यों है, क्योंकि सवाल उनके भी मजहब का, उनके भी धर्म का। इन सारे सवालों का जवाब हम अगले खबर में आपको बताएंगे। फिलहाल ये पूरी इंटरव्यू डॉक्टर इकबाल हसन, जो कि JPC के सामने अपना पक्ष रखने गए थे, उनकी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज के लिए दरभंगा से मैं अमित खान, मिलेंगे फिर किसी अन्य। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।